वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूं और दुआ भी यही है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे और कामयाबी के साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और ज़िंदगी के इस सफ़र में ना इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द फैली हुई अल्लाह की महलूक के लिए कुछ ना कुछ करके जाए ताकि दुनिया और आखिरत में उसे कामयाबी नसीब हो। और हज़रत वासिफ अली वासिफ का एक कौल है कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत हल्क से खुदा मिलता है। तो खिदमत सिर्फ मालो दौलत से नहीं की जानी चाहिए बल्कि इल्म से भी की जा सकती है खिदमत। और अरस्तू को मरे हुए आपको पता है सदियां बीत चुकी हैं, मगर उसने इल्म के जरिए इंसानों की वो खिदमत की है कि आज का इंसान भी उसे याद करता है और उसके इल्म से फैज़याब भी होता है। तो जनाब हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया हमें हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखे। और इसी पैगाम के साथ हमने आगे बढ़ना है और कुछ बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आंखें, जिन्हें इंसानी जिस्म का हसास तरीन हिस्सा कहा जाता है, कि आंखें रूह की खिड़कियां होती हैं। और ये ऐसा गलत भी नहीं होता क्योंकि आप अपने दोस्तों और प्यारों को आंखों में देखकर उनके जज्बात और मूड का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और कुदरत के पैदा करता खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आंखों का सेहतमंद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आंखों की मुनासिब देखभाल बिनाई दुरुस्त रखने के साथ साथ हमारे असाबी राहत भी फराहम करती है। लेकिन हम में से बेशतर लोग तब तक आंखों का चेकअप नहीं करवाते हैं जब तक किसी बीमारी के असरात रूनुमा होना शुरू हो जाए। और इसी लापरवाही की वजह से आंखों की कई बीमारियों में इजाफा भी होता जा रहा है। और इस इजाफे की एक वजह एक तो हमारी लापरवाही है और दूसरी ये वजह है कि शुगर, हाई ब्लड प्रेशर समेत दूसरी बीमारियां भी हैं, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बिनाई और आंखों को मुतासर करती हैं। तो ये कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इनके आंखों पर कितने खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अदील रंधावा हैं, आई सर्जन हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं भी ठीक ठाक सर। कई जिस्मानी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारी आंखें जो हैं या बिनाई जो है वो मुतासर हो सकती है। सबसे पहले बताइएगा सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी आंखों को जो है ख़राब कर रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि आई इज़ द विंडो टू द बॉडी। आँख जो है वो वहाँ उसके अंदर देख के हम जिस्म की बहुत प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों को सिस्टेमिक प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से आँखों का इशू बनता है, वो सबसे टॉप पे डायबिटीज़ है। ओके। डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है और डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कॉमन है। तो आँख के पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। ठीक है। स्पेशली चूँकि मेरा ताल्लुक भी आँख के पर्दे के शोबे से है, तो हम लोगों को बहुत कॉमनली देखने में आता है कि पेशेंट होते हैं जिनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनकी शुगर है या कब से है या अनकंट्रोल्ड है। जब अचानक नज़र की कमी की वजह से प्रेजेंट करते हैं तो आँख के पर्दे पे काफ़ी असरात उसके नुमायाँ होते हैं। अच्छा। तो डायबिटीज़ टॉप ऑफ द लाइन, उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, उसके अलावा कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि ऑटो इम्यून हैं, ये जिस कहते हैं कि जिसमें इंसान का अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। उसके अंदर कुछ साइंस ऐसे हैं जो आँख में नज़र आते हैं। ठीक है। आँख में बेसिकली आँख के पर्दे पे हम खून की रगों को देख सकते हैं। ओके। जो वाहिद जगह है जहाँ पे हम डायरेक्टली उसको व्यू कर सकते हैं। उसकी वजह से जिस्म के कई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि हमें आँख के पर्दे पे नज़र आते हैं। अच्छा। जो ब्रेन के कई इश्यूज़ हैं जो हम आँख के पर्दे को देख के जज कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए बहुत सिस्टमिक इश्यूज़, कई प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आँख में आते हैं तो हम उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम निकल आता है। तो द होल बॉडी इज़ कनेक्टेड एंड डेफिनेटली आई इज़ द विंडो। और जैसे आपने कहा कि शुगर जो है वो एक मेन एलिमेंट है जो हमारी आंखों को मुतासर कर रही है आजकल, जो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और दूसरा जिगर की बीमारियां भी हो जाएं तो जो इसकी वजह से हमारे जो आईज हैं वो बाय प्रोडक्ट होती हैं और उसकी वजह से खराब होना शुरू हो जाती है। बाय प्रोडक्ट से जो सिस्टमिक इंसान की बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। जब भी ब्लड रिलेटेड या खून की रगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वो जो जिस्म की किसी भी रग को इफेक्ट करेगी उसका इफेक्ट हमें आँख की रगों में नजर आएगा। होगा। बिल्कुल होगा। और आँख में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोकल आँख की अपनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका इफेक्ट आँख के पर्दे पे होता है। तो उसमें यह है कि उसमें ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, उसमें कई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन ये कि उनकी इफेक्ट ओवर टाइम आँख के पर्दे पे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो फिर कैसे उनकी हिफाजत करें हम? देखिए जी, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि उन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को, इशू को ट्रीट करें। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जब आँख में प्रॉब्लम है आती हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक जैसे है। ब्लड प्रेशर है, उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना ज़रूरी है। हम्म। जैसे जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं, ये ऑटोइम्यून है, उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, उसकी तशख़ीस ज़रूरी है। प्लस साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल देखने में नहीं आ रहा वो है एक्सरसाइज या वर्जिश। लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड टाइम देखा गया कि कई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो उन लोगों में कम होती हैं प्रॉब्लम जिनमें एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कई पेशेंट हम देखते हैं 20-20 साल से डायबिटीज़ है उनको, और जो फ़र्क उनमें और बाकी मरीजों में ये है कि वो एक्सरसाइज करते थे और दूसरे एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो इट डज़ हैव अ रोल टू प्ले कि आपने एक्सरसाइज करनी है। इस पर बात करेंगे कि कब करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हमारी आंखें जो है वो मुतासर ना और वो ठीक होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। एक्सरसाइज जी कोई ख़ास स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हाँ, मॉर्निंग वॉक के बारे में ज़्यादा, लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ठीक है। जिस टाइम पे मौका मिले करना चाहिए। अच्छा। मतलब कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है, बट इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली, जिसके अंदर आपका हार्ट रेट बढ़े और आपको स्वेटिंग हो या पसीना आए, एक्सर्शन हो। अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं जी कि हम तो सारा दिन घर में, ख़वातीन अक्सर कि हम सारा दिन तो घर में काम करती रहती हैं, हाँ। लेकिन वो काम एक्सरसाइज में कंसिडर नहीं होता। ठीक है। वो बेशक सारा दिन खड़े होकर किचन में काम करती हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि इट्स एन एक्सरसाइज। स्पेशली एक्सरसाइज के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ना ज़रूरी है, बॉडी को स्वेटिंग होनी ज़रूरी है, कोई ऐसी चीज़ करनी है जो नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट से एक स्टेप ऊपर हो। तो 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट 3 दिन हफ्ते में इज़ मैंडेटरी। ये सिर्फ उन लोगों ने नहीं करनी जिनका या तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या फिर शुगर के मरीज़ हैं, ये सब ने करनी है ताकि उनकी जो आंखों की सेहत है वो बरकरार रह सके। और अगर उन्हें आइंदा आने वाले दिनों में कोई बीमारी होनी है या खुदा ना करे ऐसी कोई बीमारी हो तो वो बच सके इन तमाम तर बीमारियों से, डिले कर सके, उसको बेहतर कर उनको उससे मुकाबला कर सके। दूसरा मुझे बताइए कि लड़कियां खास तौर पर, आजकल लड़के भी इससे बड़ा कंसर्न होते हैं कि हमारी आंखों के इर्द गिर्द जो डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, तो हमें बताइए कि ये किसी मूजी बीमारी की निशानी होती है या फिर ये इतना कोई खतरनाक नहीं? ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं। डार्क सर्कल्स बेसिकली कुछ लोगों में जेनेटिकली होते हैं, फैमिली में रन करते हैं। जो उसकी बेसिक इश्यूज हैं वो ऐसे कोई एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से होते हों। कुछ लोगों के अंदर जैसे डाइटरी एनीमिया, खून की कमी एक उसकी वजह है। उसके अलावा नींद की कमी इसकी वजह है, डिहाइड्रेशन इसकी वजह है। उसके अलावा सप्लीमेंट से कह लें कि नॉर्मल जो डाइटरी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, वो हैं। इवन स्ट्रेस इसका रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली हम ये कहें कि जी कोई एक खास बीमारी है जिसके लिए हम दवाई दे दें तो वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन इट। ठीक है। एंड फॉर दैट वही बात है कि हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ शुड बी इम्प्रूव्ड। बाकी जब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए तो इट्स मोर ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, मतलब उनके पास जाना चाहिए हमें उनकी, ट्रीटमेंट लेने के लिए। स्किन है का पार्ट है ये, तो इट्स मोस्टली जनरल ट्रीटमेंट ही है। लेकिन ये कि वो कॉस्मेटोलॉजी ज़्यादा बेहतर इसके बारे में आप बता सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं और आपको जाना चाहिए। मतलब लेकिन मुझे बताइए जिनकी नज़र ख़राब भी नहीं है फिर भी उन्हें कितने साल में कितनी देर बाद जो है अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए या चेक करवानी चाहिए इवन के? देखिए, प्राइमरीली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों में पेरेंट्स को बड़ा एक्टिव होना पड़ता है देखने के लिए कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो नॉर्मली चीज़ें देख रहे हैं। अक्सर होता है कि बच्चे टीवी करीब से देख रहे होते हैं, जब ग्लासेस लगते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी तुम करीब से देखते थे, इसलिए हालांकि उसको नज़र नहीं आता था, वो करीब से देखता था। तो बच्चों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। स्कूल्स के अंदर अक्सर हमें पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी टीचर्स उनको रिकमेंड करती हैं कि आप इनको डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज पीछे बैठ कर उनको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। उसके अलावा जो है जैसे बड़ों के अंदर हम लोग 40 ईयर्स से प्लस लोगों को दे शुड एक्ट अ लिटिल मोर कॉशियस। उनको वंस अ ईयर अपना चेक करवाना है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वंस अ ईयर चेक करवाना है। ओके। अक्सर फिजिशियंस होते हैं वहाँ पे पेशेंट रेफर करते हैं कि जी डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या इनका कोई हेडेक है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप इसके एग्जामिन करें। उसके अंदर तो फिर हमें रेफरल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वंस अ ईयर इट शुड बी चेक्ड। अबव एज ऑफ 40 तो डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले भी एज सून एज देयर समथिंग प्रॉब्लम या कोई चीज़ आपको फील हो रही है तो उसको फिर एड्रेस करना ज़रूरी है। और दूसरा मुझे बताइए कि जिन बच्चों की पैदाइशी तौर पर नज़र कमज़ोर होती है, जिनका माइनस में चल रहा होता है नंबर, तो वो ऐनक लगा के या फिर बाकी ट्रीटमेंट्स लेकर या जैसे एक्सरसाइज हम बताए थे वो भी बड़ी मौसर साबित हो सकती है, तो वो ठीक हो सकते हैं क्या? देखिए, जो ऐनक का नंबर है ना वो बेसिकली आँख की फिजिकल जो उसकी साख्त है ना उससे रिलेटेड है। ठीक है। मकसद ऐनक का ये होता है कि जो रोशनी आँख के अंदर जा रही है वो आँख के पर्दे पे अपना इमेज बनाए। अब वो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जंग बच्चों में अगर वो इमेज नहीं बनता तो ब्रेन हमारा जो है वो पर्दे को परसीव करना नहीं सीखता।
ठीक है। बाय द टाइम 40 इयर्स एज तक ब्रेन ये अपना आंख का पर्दा डेवलप हो रहा होता है। तो जिन बच्चों में नज़र की ऐनक का प्रॉब्लम है या दोनों नंबर फ़र्क हैं, एक आंख का ज़्यादा एक का छोटा है, तो उसमें आपने वर्ड अक्सर सुना होगा स्लो आई, या एक आंख कमज़ोर है दूसरी आंख से, उसकी वजह है कि उसको टाइमली ग्लासेस नहीं लगे। ग्लासेस पहनना ये कहेंगे जी ग्लासेस पहनेंगे और नज़र जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐनक की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐनक जो है वो आंख के पर्दे को डेवलप करने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन जब वो चूँकि शेप से रिलेटेड है तो बाय द टाइम वो नंबर बढ़ता है और एक टाइम पे स्टेबल हो जाता है, तो इट कैन ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय लेजर सर्जरी। वो ऐनक तो उतारना मसला नहीं है। अच्छा, मतलब अगर पैदाइशी तौर पर भी आंख हो लेकिन ग्लासेस लगना कम हो तो वो ग्लासेस लगाना जरूरी है। और कब से लगाना जरूरी है, मतलब वालिदैन को क्या कहेंगे आपके, अगर वो इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उनको क्या फौरन जब भी उनको सिम्टम्स फील हो तो राइट अवे दे शुड गेट एन ओपिनियन। ठीक है। उसमें आंख की नज़र में अक्सर पेशेंट बच्चों में ऐसा होता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे होते, लेकिन उनकी आंख में भैंगापन आना शुरू हो जाता है। भैंगेपन की बहुत बड़ी वजह जो है वो ग्लासेस का नंबर है। ठीक है। तो जैसे ही पेरेंट्स फील करते हैं, अक्सर लोग फील करते हैं कि पिक्चर खींची तो पिक्चर के अंदर उनको थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट फील होती है। व्हेनेवर दे फील इट दे शुड गेट इट चेक राइट अवे। ताकि अक्सर हम तो प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम स्कूल के बच्चों को स्क्रीन करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम उनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अक्सर स्कूल हम इनवाइट करते हैं जहाँ पे हम जाकर उन बच्चों को स्क्रीन करते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है उनको हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही पिक कर लें। जिन पेरेंट्स को खुद ग्लासेस लगे हुए हैं या बच्चों के बहन भाइयों को लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो उनको अर्ली चेक करवाएं, बिकॉज जेनेटिकली काफ़ी ये लिंक्ड है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो आपके अंदर भी आ जाए। तो वो भी एक चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर दे शुड गेट एन ओपिनियन, ताकि उनको पता हो कि अर्ली क्लासेस लगना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे अभी आप बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के हवाले से, वो हमें बताइए कि वो कितना मौसर है। क्या लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है आंखें? लेज़र ट्रीटमेंट जी इसका एक क्राइटेरियाज हैं जिनको हमने मीट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या ये आंख लेज़र के लिए इस काबिल है, हो सकती है कि नहीं। ओके। पहले ज़माने में क्या होता था कि लेज़र कर देते थे तो ओवर द पीरियड हमें पता लगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास स्कैन्स ऐसे हैं जो हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये आंख 100% प्रूव करेगी या इसका फ़ायदा है या नहीं। वंस दी आई इज़ कह लें कि वो उसमें आ जाती है, क्राइटेरिया पूरी आ जाती है, फिर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे, मतलब फिर तो इट्स ऑलमोस्ट 100%। नहीं तो इसके क्राइटेरिया में क्या आता है? उसमें आंख की शेप है, उस ग्लासेस का नंबर है, जो हमने आंख की लेज़र करनी है, आंख के जो सबसे आगे वाला पार्ट कॉर्निया होता है उसकी हेल्थ होती है, उसकी डायमेंशंस होती हैं। इट्स इज़ अ वेरी फाइन आर्ट जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें एज सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। 18 ईयर से कम की एज पे हम नहीं करते एटलीस्ट। ओके। नंबर 2 जो नंबर है इट शुड बी स्टेबल फॉर एटलीस्ट 6 कितना होना चाहिए, उसके बाद आप लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? नंबर कितना नंबर का? ऐनक का नंबर तो 12 नंबर तक हम क्रैक कर सकते हैं, हम 15 नंबर भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आंख की जो कॉर्निया उसकी हेल्थ कैसी है वो हमें पहले से एवेलुएट करना होता है, एंड देन वी फाइनली डिसाइड कि इट कैन बी डन और नॉट। ठीक है। और एक दफ़ा जब क्राइटेरिया पे फिट आ जाता है और पेशेंट हम उसको प्रोसीड करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब तो नई जो आ रही है उसमें विद इन 3 days द पेशेंट इज बैक टू नॉर्मल लाइफ, ग्लासेस फ्री, जिसने सारी जिंदगी 6-6, 8-8 नंबर के ऐनक लगाई है, तो वंस मतलब आफ्टर 3 days दे आर बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। तो मुझे बताएं, जो हम जो डाइटरी हैबिट्स हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से खासतौर पर नौजवान नस्ल में जो है आंखों के मसाइल वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें किस तरह की खुराक खानी चाहिए जो हमारी आंखों की बनाई को सही रखे और तेज़ भी रखे? जो आंखों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनरल्स या विटामिन रिक्वायर्ड हैं, वो यूजुअली हमारी नॉर्मल डाइट में बड़े अच्छे अवेलेबल होते हैं। हम लोग को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ नॉर्मल डाइट, अ गुड डाइट, अ हेल्दी डाइट, जिसमें ये जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट्स में हम लोग फिर उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनकी आँख के पर्दे पे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यंग पेशेंट्स को आई वुड सजेस्ट कि खाना पीना इज नॉट अ प्रॉब्लम बट एक्सरसाइज इज द मेन। अच्छा, वो कंपलसरी है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी, अगर आपने अपनी आंखों को जो है तवील अरसे तक सेहतमंद रखना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर अदील रंधावा हमारे साथ मौजूद थे, आई सर्जन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और आपने हमसे बात की आंखों के मसाइल के हवाले से। जनाब, हम यहाँ पे मजीद भी हमने और बात करनी है, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेनी है मुझे, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
लाइक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से, तो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है और दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। नई नई एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। इवन के डिजिटल करेंसी का रुझान भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस स्पीड के साथ टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, उसी स्पीड से टेक्नोलॉजी के मनफी इस्तेमाल और साइबर क्राइम्स में भी इजाफा होता ही जा रहा है, जिसका निशाना पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बन चुकी है। और क्रिप्टो करेंसी की आड़ में पाकिस्तानियों से 18 अरब के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है और इस फ्रॉड में 11 एप्लीकेशंस मुलव्वस निकली हैं और हर एप्लीकेशन के औसतन 5,000 सारिफीन, HFC के 30,000 थे, जबकि 80 से $100,000 की इन्वेस्टमेंट भी थी। और FIA के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्रॉड पॉन्जी स्कीम्स के तहत किया गया है। तो इस स्कीम के सामने आने के बाद क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी तजावीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर है। तो ये सारा मामला है क्या, ये स्कीम्स क्या होती हैं और लोग इसका निशाना कैसे बनते हैं, क्रिप्टो करेंसी है क्या एक्चुअली में, और इससे मुतल्लिक फ्रॉड से कैसे हम लोग बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अलीम चौधरी, हैं डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट है। अलीम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। अलीम, सबसे पहले तो हमें बताइएगा, जो FIA के मुताबिक $10 करोड़ के करेंसी जो स्कैंडल में हमने देखा कि हज़ारों पाकिस्तानी जो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं, इस स्कैंडल के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारे देखने वालों को पता चल सके कि ये जो है क्या केस। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो अपने नाजरीन के लिए मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो सबसे बेसिक लेवल का पर्सन है, मेरी बात उसको समझ आ सके। ये स्कैम शुरू हुआ तकरीबन 1-1.5 बरस पहले, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ BBC। ठीक है। इन कंपनीज ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट्स बनाई और जो मासूम लोग थे उनको कहा कि आप लोग इसके अंदर अपना अकाउंट बनाएं और हम खुद आके आपको ट्रेडिंग करवाएंगे, हम दिन में एक वक्त लाइव आया करेंगे, आपको ट्रेडिंग करवाएंगे और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तक लालच जिंदा है तो जो फ्रॉडी है वो कभी भूखा नहीं मर सकता। तो चूंकि हम गरीब मुल्क हैं और हम इसकी जद में आ गए और हमारे मासूम लोगों ने उसके ऊपर अकाउंट्स बनाए, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा कि आप जो पैसा है वो हमें हमारे बाइनांस के बैंक अकाउंट में भेजें। अच्छा। तो बाइनांस का नाम सुन के जो हमारे सादा लोग अवाम है उनको लगा कि जैसे ये बाइनांस की ही कंपनी, हालांकि वो सिर्फ अपने बाइनांस के बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा रहे थे। लोगों ने डिपॉजिट किया, उनको प्रॉफिट आता रहा और जिस तरह पॉन्जी स्कीम्स वर्क करती हैं, अगर एक शख्स को प्रॉफिट हुआ है तो वो अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा देता है और जब उसको मजीद प्रॉफिट होता है तो वो अपने सारे रिश्तेदारों को ले आता है। इवन के मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया था आप इसमें ना जाएं, इट्स अ पॉन्जी स्कीम जिसने भागना ही है, लेकिन स्टिल उन्होंने किया क्योंकि लालच, ग्रीड पाकिस्तानियों में तो कूट कूट के हमारी घुट्टी में शामिल है। और नतीजा देख लें कि आज तकरीबन जैसे आप बता रही हैं $10 करोड़ पाकिस्तान के वो लेके भाग गए और जिसका कोई भी, अब मेरा नहीं ख्याल, बाइनांस ने कहा तो है कि वो कॉपरेट करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एक ऐसे शख्स की आइडेंटिटी दे देंगे पाकिस्तान को जिसका अरबों डॉलर उनके बैंक अकाउंट में पड़े। और दूसरा अलीम, देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी जो है वो गैर कानूनी है और उसके बावजूद भी लोग इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानियों के पास इस वक्त $20 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। क्या इसका वाकई इतना ज्यादा रिटर्न है, इतना अच्छा रिटर्न है, वापस आ जाता है कि लोग इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर? जी, सबसे पहले तो एक चीज आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट सूरत हाल है वो ना लीगल है क्रिप्टो करेंसी, ना इलीगल है। सिंध हाई कोर्ट का जो लास्ट डिसीजन है उसके मुताबिक हम स्टे के ऊपर हैं, लेकिन जो करंट रिकमेंडेशन FIA ने दी है उसके मुताबिक इसको बैन कर देना चाहिए। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी रिकमेंड किया कि इसको बैन कर देना चाहिए। अब दूसरा सवाल की तरफ आपके आता हूँ, आपने कहा इसका रिटर्न अच्छा है। ये एक ऐसी मार्केट है मिस जिसके अंदर 90% ऑफ द पीपल अपने जो जमा पूंजी है उसको जाया कर देते हैं इस मार्केट के। ठीक है, क्योंकि वो बगैर सीख के आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सीख के आ गया, उस प्रोसेस के थ्रू आ गया, तो ट्रस्ट मी कि इससे ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस दुनिया के अंदर कोई नहीं।
आप करेंसी फॉरेक्स की ट्रेडिंग चल रही है 70-80 साल से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, अमेरिकन स्टॉक्स चल रहा है, इसने आके सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन की पॉइंट एक ही है, मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि आप सीख के आए, आप प्रोसेस से गुजर के आए। अगर आप कहेंगे कि मैं एक दिन में आऊं, इन्वेस्ट करूं, करोड़पति बन जाऊं, तो आप अपने सारे पैसे जाया कर देंगे इसके। ठीक है। और दूसरा अलीम, मुझे बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए ना तो डेबिट कार्ड की जरूरत होती है और ना ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है, तो फिर लोग इसको खरीदते कैसे हैं? पाकिस्तान के अंदर, बाहर के ममालिक के अंदर तो आप डायरेक्टली अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से इसको बाय या सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर चूंकि आप डेबिट कार्ड से ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आपको SECP की रेगुलेशन जो अभी करंटली आ गई हैं, उसमें उन्होंने कुछ लोगों के डेबिट कार्ड को ब्लॉक भी कर दिया। ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई पाकिस्तानी मुल्क से बाहर आपका दोस्त है, तो आप उसको फंड्स ट्रांसफर करते हैं अपने, और वो वहां से आपको क्रिप्टो करेंसी खरीद के आपके अकाउंट टू अकाउंट आपको ट्रांसफर कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि जो हुकूमत कह रही है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग का भी खदशा है, ठीक, इस वजह से इसको बैन कर दिया जाए, इसको लीगलाइज ना किया जाए। लेकिन अगर मैं इंटरनेट की तारीख की बात करूं या पाकिस्तान की तारीख की बात करूं कि 90s में लाउड स्पीकर आया, पहले वो बैन हो गया, उससे भी खतरा था हमें किसी किस्म का। फिर इंटरनेट आया, वो भी हराम करार दे दिया गया। उसके बाद आपके पास यूट्यूब आई, वो भी 6-7 साल हमने बैन किए रखी और अपनी कौम को मैं कहता हूँ कई 100 साल हमने पीछे कर दिया दुनिया से। बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में बिटकॉइन आया, वो स्कैम था। 14 में ब्लॉकचेन आई, वो स्कैम थी। 2018 में NFTs आए, वो स्कैम थे। हर चीज चल रही है। पाकिस्तान सबसे पहले हर चीज को रिजेक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सोल्यूशन नहीं होता उसको लीगलाइज कैसे किया जाए। उनको आता नहीं है, हमारी गवर्नमेंट को, कि इसको लीगलाइज कैसे करना है। फर्ज कर लें कि एक गन है हमारे पास, एक पिस्टल है, उससे हम किसी का जाके मर्डर भी कर सकते हैं, किसी की जान बचा भी सकते हैं, हम अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। हमारे यूज पे हम उसको कैसे करें। हम इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकते हैं, हम इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं। अगर अलीम इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि ये कितना फायदेमंद चीज हो सकती है हमारी मैशत के लिए? कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं इससे? हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल हैं। NFTs आ गई हैं, वेब 3.0 आ रहा है इसके अंदर। जो हमारी यूथ है, जो प्रोग्रामर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो खवातीन घर में बैठ के पैसा कमाना चाहती हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। जो हमारे बूढ़े लोग हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो साइलेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो आ सकते हैं। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन, एक ऐसी कम्युनिटी है क्रिप्टो की मार्केट, जिसके अंदर हर तबके के आदमी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। और जब आप इसको बैन कर देते हैं तो आप उन सारी अपॉर्चुनिटी से महरूम हो गए हैं। और आप बैन इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि आपने लीगलाइज कैसे करना है। अच्छा, तो जैसे क्योंकि स्टेट बैंक ने तो इसको बैन करने की सिफारिश कर दी है और बैंक यही कह रहा है कि अगर इसको इजाजत दे दी जाती है तो सरमाया जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो टीटियां पकड़ी गई हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके पॉलिटिशियंस के जो बैंक अकाउंट, जो छाबड़ी वाले के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, पहले तो उनको बंद करें ना। जो आपके हाथ में है, पहले तो आप उनको फिगर आउट करें कि जो एयान अली पैसा लेके गई है, जो जरदारी साहब के निकल रहे हैं, मियां साहब, किसी भी पॉलिटिशियन के व्हाट्सएवर टीटियां निकल रही हैं, उनके PAs के, चपड़ासियों के अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए बरामद हो रहा है, अरबों रुपए। तो अब उसको तो फिगर आउट कर लें। जो चीज आपके हाथ में है उसको छोड़ के, जो एक फ्यूचरिस्टिक आप कहते हैं कि इससे भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो जिस तरीके से हो रही है उसको तो आपने अभी तक रूट आउट किया ही नहीं है। हजारों लोग अभी भी उसी तरह टीटियां बना के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। पहले उसको रूल आउट कर लें। इससे भी हो सकती है, ये बात दुरुस्त है, इसको रूल आउट करना चाहिए। लेकिन अगर एक चीज का गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये उस चीज की गुंजाइश नहीं है कि उसको बैन कर दिया जाए, बल्कि उसको रेगुलराइज किया जाए कि उसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। लेकिन मुझे हमें ये भी बता दें, बहुत से देखने वाले अब ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, या मतलब इसमें ऐसी खामियां क्या हैं जो मुतालबा किया जा रहा है कि इसको बैन कर दिया जाए? इसमें सबसे बड़ी खामी यही है कि मोस्टली जो मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें खदशा है वो इस तरह से है कि आप अपने फंड्स किसी शख्स को ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि बैरून मुल्क में किसी शख्स को ट्रांसफर करूंगा अपने USDTs, तो
मेरे जो स्टेट बैंक है उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होगा ये आइडेंटिफाई करने का कि ये ट्रांजैक्शन मैंने की है। अच्छा। क्योंकि उनके पास ब्लॉकचेन को ट्रैक करने का, जो भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे हुई है, क्रिप्टो पे हुई है, उसको ट्रैक करने का कोई तरीकाकार नहीं है। ना ये ब्लॉकचेन रेगुलेशंस बाइनांस इन अदारों के साथ कोलैबोरेशन में है कि अगर कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो हमें, या हर शख्स जो पाकिस्तान से रजिस्टर होता है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। मतलब ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, इसका कोई बैकग्राउंड हमारे पास नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर इसको रेगुलराइज कर लें और आप बाइनांस के साथ कोलैबोरेशन में आ जाएं कि पाकिस्तान से जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं हमें उसका डाटा फराहम किया जाए और हम आपको लीगलाइज कर देते हैं। अच्छा, इस तरह की कोई मैकेनिज्म लेके आए तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुशअस्लूबी से लीगलाइज हो सकती है। लेकिन SCCP ने जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी बयान दिया है, दे सेड कि हमें पता नहीं है कि हमने रेगुलराइज करना कैसे। ठीक है, तो अगर मेरे ख्याल से ये सीख लिया जाए तो ये हमारे लिए अच्छी चीज हो सकती है। और क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इसको हम लोग रेगुलराइज करने की हमें जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल ऐसे देखें, गोल्ड का जो दौर है, आपकी तमाम जो डिजिटल करेंसीज हैं वो गोल्ड के साथ पैक्ड है, तो गोल्ड का ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट को भी 7 साल हुए हैं और इसने सारी दुनिया को, गोल्ड वालों को, सारे बैंक्स को एक झटके के अंदर डाल दिया है और एक सरूर तारी कर दिया है कि वो भी सोच रहे हैं, बैंक्स भी अब इसकी तरफ आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज अभी क्रिप्टो की तरफ आ रही हैं। और पेपाल जो है, ईबे जो है, उसने इनफैक्ट अमेज़न भी एक्सेप्ट करने वाली है एज ए पेमेंट गेटवे कि वो BTC को, क्रिप्टो करेंसीज को एज ए पेमेंट टूल एक्सेप्ट करने वाली है। अच्छा। सारी दुनिया बदल रही है और एक वक्त आएगा, हम हमेशा देर से बदलते हैं, हम अपने नौजवानों का वक्त जाया करते हैं, तो एक वक्त आएगा जिस पाकिस्तानी हुकूमत को भी पता चलेगा और वो सीखेंगे इसको कैसे रेगुलराइज करना, वो करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम अगर इसको सीख कर करना शुरू कर दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है और जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। तो हमें बताइए कि हम इसको सीख कहाँ से सकते हैं? कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से जो अगर लोग इस पर आना चाह रहे हैं तो वो सीख सकें? इसके अंदर वैसे तो बहुत लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, मेरी भी लाहौर के अंदर काफी ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन मैं अभी जो यूथ सुन रही है उसको सिर्फ ये कहूंगा कि हम लोगों ने YouTube से सीखा। जब हम लोग थे तो YouTube ही हमारे पास होता था। हाँ, हमारा जो सफर था वो लंबा हो गया, दुश्वार गुजार हो गया, लेकिन हमने जो भी सीखा है वो YouTube से सीखा है। और YouTube एक ऐसी चीज है कि आप घर बैठे, आपके अंदर सिर्फ 2 चीजें आपको चाहिए, एक दिल लगी चाहिए और एक मेहनत चाहिए। अच्छा, ये 2 चीजें आप दे दें तो अब दुनिया की कोई भी चीज हो वो आप YouTube से सीख सकते हैं। लेकिन दूसरा, हमें अलीम ये भी बता दें कि लोग किसी भी ऐप के जरिए अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, कोई काम शुरू करना चाहे, सरमायाकारी करते वक्त उन लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर कहीं भी क्रिप्टो के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका पहला कानून ये है कि आप खुद करें। आप किसी को अपने फंड्स ना देंगे, भाई तुम कर दो। आप खुद सीखें, खुद अपने फंड्स को मैनेज करें। दूसरी बात, क्रेडिबल किसी काबिल एतमाद एक्सचेंज है उसके साथ मुंसलिक हो, जिसमें बाइनांस बहुत काबिल एतमाद है। अच्छा। और या क्यूकॉइन है, ये 1-2 कंपनीज हैं। जो भी आप गूगल पे सर्च करें, टॉप 10 एक्सचेंजेस, जो भी उसमें आ जाए, आप उनमें से किसी के साथ भी मुंसलिक होकर इन्वेस्ट कर लें, आपको फ्रॉड का डर नहीं होगा। अच्छा जी, फ्रॉड सिर्फ वो कंपनी करती है जिसको मंजर आम पे आए 6-7 माह 1 साल हुआ हो। ये कंपनीज 6-6, 7-7 साल से काम कर रही है मार्केट के अंदर। एंड तो इसलिए आपको कुछ भी करने से पहले जनाब उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें अलीम चौधरी हमारे साथ मौजूद है, डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट हैं। अलीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला और इस अहम मौजू के हवाले से हमसे बात की है। और जिस तरह डिजिटलाइजेशन का जनाब ये दौर है और जिस तरह अलीम ने भी बात की है कि आगे आने वाला दौर भी इसी हवाले से बात करेगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी को अगर रेगुलराइज करना है तो उसको सीखना ज़रूरी है और कैसे उसको हमने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है हमें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी 5वीं लहर तेजी के साथ फैलने लगी है और इसका सबसे ज्यादा निशाना जो बन रहे हैं वो लाहौरी बन रहे हैं। और कोरोना वायरस और उसकी नई किस्म ओमिक्रॉन केसेस की सबसे ज्यादा शरह लाहौर में ही रिकॉर्ड की जा रही है और रोजाना औसतन 540 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़श्ता रोज भी मुस्बत केसेस की शरह जो थी वो 13% रही है। और दूसरी जानिब बूस्टर डोज लगाने के लिए उम्र की हद जो है 12 साल तक मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों की जानिब से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और लाहौर में शुरू होने वाली रेड मुहिम के दौरान ये इंकशाफ हुआ था कि 66% शहरियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ही नहीं लगवाई है अपनी। और माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरियों को बड़ी तादाद में वैक्सीन ना लगना कोरोना के फैलाव का सबब भी बन रहा है। और गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वुज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को बंद ना करने का फैसला किया गया है और इंतजामिया की जानिब से भी शादी हॉल्स और मार्केट्स बंद ना करने का ऐलान सामने आया है। तो अगर हालात यूं ही रहेंगे तो मोहलिक कोरोना वायरस पर काबू कैसे मुमकिन हो सकता है? कोरोना वायरस की हालिया लहर में तेजी की वजह क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम है, तर्जुमान है कोरोना एंड डेंगू सेल के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, पंजाब हुकूमत ने, जैसे हमने कल होने वाले इजलास में बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन जिन बच्चों ने नहीं करवाई है उनकी हाजिरी पर पाबंदी लगा दी गई है। तो सबसे पहले तो मुझे इस हवाले से बताइएगा कि पंजाब में अगर मैं आपसे पूछूं तो 12 साल की उम्र से ज़ायद कितने अभी स्टूडेंट्स हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है? देखें, अभी वैक्सीनेशन जो एज हमने 12 साल तक की थी उसको किए हुए को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। जी जी। लेकिन इसकी जो वैक्सीनेशन की कैंपेन है बड़ी तेज़ी से जारी है। ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि मेन वजह यह है कि ये बच्चे अब जो स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब ये घर जाते हैं तो अपने बुजुर्गों को ये ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, मेरे ख्याल है 1 महीने के टारगेट है कि सारा के सारे तमाम बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या लायामल कोई अपनाया जाएगा कि किस तरह उनको वैक्सीनेट करना है? क्योंकि जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनको तो नहीं वैक्सीनेशन लग सकती है और वो जैसे आपने बताया कि वो कैरियर भी बन सकते हैं। तो कोई प्लान आउट किया हो कि जो स्कूल इंतजामिया है उनसे कोऑर्डिनेशन की हो, क्या प्लान किया? जिस तरह एक रेड डोर कैंपेन था, इस तरह ये स्कूलों में को भी इंतजामिया को इन्वॉल्व करके स्कूलों में ही वैक्सीनेशन कराने का उसका फैसला किया गया। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, जैसे सर अब हमें अगर कोरोना के हवाले से आज हमें बताएं, जैसे कल जो थी उसकी शरह 13% थी, लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा है ये फीसद। तो शरह जो है हमें बताइए कि इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, क्या वजह आपको समझ आ रही है? देखें, अगर हम रिव्यू करें हिस्ट्री के पिछले 2 साल की, तो जब भी यूरोप और अमेरिका में जब पीक थी, ठीक है, कोविड की किसी भी वेव की, उससे 6 से 8 हफ्ते के बाद पाकिस्तान में उसकी पीक देखने को मिली। ठीक है। यानी हम तकरीबन 6 से 8 हफ्ते बाद पीक तक पहुंचते हैं। उसकी वजह यह है कि बाहर ये इन्फेक्शन शुरू हुई, पीक तक पहुंची, लोगों ने ट्रैवल किया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए, वहाँ से फिर पाकिस्तान आए। तो ये एक बहुत बड़ा ये सिस्टम हमें देखने को मिला। तो पाकिस्तान में हमेशा जो पीक है वो 6 से 8 हफ्ते के बाद देखने को मिली एज कम्पेयर टू यूरोप एंड अमेरिका। जहाँ तक इस वक्त ताल्लुक है शरह का, तो देखें कराची में 22% तक पहुँच गई है, लाहौर में 13% है, पूरे पंजाब में 9% है इस वक्त पूरे पंजाब में, और पूरे पाकिस्तान में 9% तक पहुँच चुकी है, और पूरे पंजाब में ये 7% तक आ गई है, 6 to 7% तक। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहे हैं केसेस, और इसकी जो बुनियादी वजह है ऑब्वियसली वो मास्क ना पहनना है। मास्क की वायद प्रोटेक्शन है। देखें, वैक्सीनेशन जो है आपको मर्ज की शिद्दत और कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। ठीक है। वैक्सीनेशन आपको नई इन्फेक्शन होने से नहीं बचाती। नई इन्फेक्शन से बचने का वाहिद जरिया SOP है, SOPs हैं, और SOPs में जो सर फहरिस्त है वो मास्क है। मास्क पहनने से आप इस बीमारी से लगने से बच सकते हैं।
लेकिन क्या सर आपको लगता है कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जैसे शादी हॉल्स और जो मार्केट्स हैं वो बगैर एसओपीज के खुल रही हैं, वहाँ पर किसी ने एसओपीज का ख्याल नहीं रखा है, तो इस वजह से भी इसका जो फैलाव है वो बहुत तेज हो चुका है? बुनियादी वजह ही यही है फैलाव का। आप किसी भी शादी में चले जाएं, किसी बाजार चले जाएं, किसी मार्केट चले जाएं, किसी सड़क पर चले जाएं, किसी बस में चले जाएं, स्वाय एक जहाज का सफर है जिसमें मास्क पहन लाजमी है। बाकी कोई बस, कोई वैगन, कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कोई सड़क, कोई दुकान, कोई शादी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको 5 या 10% से ज़्यादा लोग मास्क पहने नजर आएंगे। ये बुनियादी वजह है इसके तेज़ी से फैलने की। और ये जो वायरस है, जो ओमिक्रॉन वायरस है, उसकी खुसूसियत ही यही है। अभी तक जितनी वायरसेस देखे हैं, ये वायरस है जिसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है। अच्छा, बहुत रैपिड है। तो ये कितनी जल्दी फैल रहा है और कितने सेकंड्स में अगर देखा जाए तो एक शख्स से दूसरे शख्स में ये चंद सेकंड में फैल जाता है। इसमें कोई ज्यादा वो पहले वाला हिसाब नहीं है कि हवा में मलक रहेगा, इतने घंटे रहेगा तो उसके बाद आपको इन्फेक्शन। ये फौरन, ये सेकंड में फैल जाता है। मतलब अगर घर में एक बंदे को ये कोरोना हुआ है, ओमिक्रॉन नई किस्म की हम बात करें, अगर वो हुआ है तो वो बाकियों को भी इफेक्ट कर सकता है। फौरन फैल जाता है, फौरन, बहुत तेजी इसका स्प्रेड। इसे ही तो खुसूसियत है इस वायरस की। तो इसके लिए हवाले से मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पाबंदी तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। और जैसे कल भी ऐलान किया गया, पाबंदियां हटा दी गई हैं, नहीं लगाई गई हैं, तो क्या आपको लगता है जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक तो आवाम जो है वो सीधी नहीं होगी? अब सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरह कर सकते हैं। एक तो जिस तरह वैक्सीनेशन की सख्ती है, अब सख्ती ऐसे ही है कि अब स्कूल और कॉलेज के बाहर भी लिखा हुआ है, कई इदारों में के बाहर भी लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर अंदर आना मना है। अच्छा, लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। एक ही चीज रह गई है, फाइन करें जो मास्क ना पहने। देखें बाहर सऊदी अरब में चले जाएं, वहाँ भी मास्क ना पहने तो $1000 1,000 रियाल जुर्माना हो जाता है। तो जुर्माने ही हैं जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अपील की है हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से, लोग उसके बावजूद इस मास्क की तो जो नहीं दे रहे। और नतीजा आपके सामने है कि हर दिन गुजरने के साथ आपको ये शरह बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जैसे वैक्सीनेशन की बात की है, तो रिपोर्ट के मुताबिक 66% जो शहरी हैं लाहौर के, उन्होंने अपनी दूसरी डोज तक नहीं लगवाई है। तो जो रेड मुहिम भी थी, जो घर घर जाकर भी वैक्सीनेशन कर रहे थे आप लोग, क्या वो भी अपना हदफ पूरा नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से ये फैलाव जो है? अब रेड मुहिम में जाके उनको सेकंड डोज जहाँ नहीं है लग रही है, उनको वहाँ लगा रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पता चला ना कि 66% ने नहीं सेकंड डोज लगाई। एग्जैक्टली। तो रेड कैंपेन का मकसद ये था कि जिन्होंने नहीं लगाई उनको पहली डोज भी नहीं लगाई, उनको लगा दी जाए, और जिनको सेकंड डोज नहीं लगी उनको सेकंड डोज लगा दी जाए। मतलब अब हमें एग्रेसिवली जो है ये अपनी वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करना पड़ेगा, ताकि लोगों को जल्द से जल्द हम लोग वैक्सीनेटेड कर सकें, ताकि इस जो नई किस्म है इससे बच सके। दूसरा सर, ये कितनी मुख्तलिफ है बाकी जो चारों वेव्स आई हैं और ये 5वीं जो वेव्स है डेल्टा से, अगर इसको देखा जाए तो ये कितनी खतरनाक है डेल्टा से, और अगर डेल्टा देखा जाए तो डेल्टा इससे कितना खतरनाक? देखिए, डेल्टा में 12 म्यूटेशन थी, इसमें 32 म्यूटेशन। डेल्टा बहुत अग्रेसिव था। उसकी ट्रांसमिशन इतनी तेज नहीं थी, रैपिड ट्रांसमिशन नहीं थी। ये जो वायरस है इसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है, लेकिन इसकी विरुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। इतना बीमारी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाता, यानी कि पेशेंट खास तौर पर अगर किसी को वैक्सीनेशन हुई है तो उसमें बिल्कुल माइल्ड फॉर्म तक रहता है। ठीक है। और जिनको वैक्सीनेशन सीरियस उन लोगों के लिए है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, खास तौर पर ओल्ड एज वाले पेशेंट जो है। तो अगर हम डेल्टा से कंपेयर करें, इसकी ट्रांसमिशन इस वायरस की ओमिक्रॉन की बहुत तेज है, लेकिन इसकी जो विरुलेंस है वो कम है एज कंपेयर टू डेल्टा। तो इस वक्त जो केसेस हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उनके हवाले से बताइएगा, उनकी कैसी कंडीशन है, सिम्टम्स उनको किस तरह के आ रहे हैं? देखें, पूरे पंजाब में 5580 बेड एलोकेट किए गए हैं। ठीक है। और जो टोटल ऑक्यूपेंसी है 4% है, और जो टोटल बेड की, और 9% ऑक्यूपेंसी है हाई डिपेंडेंसी यूनिट की, और 7% है ICUs की। ठीक है। और इस वक्त तकरीबन 351 मरीज दाखिल हैं पूरे पंजाब में। 351, और उनमें 7% हैं जो ICU में हैं। अच्छा। लेकिन ICU में मेजॉरिटी 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। ठीक है। हाई डिपेंडेंसी में भी ज्यादातर में 90% से अबव वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराई। इसलिए ये कहा तो जाता है कि ये माइल्ड सा है,
वायरस है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई उनके लिए उतना ही खतरनाक है जितना कोई और स्ट्रेन है। लेकिन क्या ये सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं ये ओमिक्रॉन के ही हैं या ये डेल्टा? मेजॉरिटी ये ओमिक्रॉन ही नहीं, मेजॉरिटी ओमिक्रॉन ही है। मेजॉरिटी इसके सिम्टम्स में और जो डेल्टा के सिम्टम्स में क्या फर्क सिम्टम में कोई फर्क नहीं है जी। खांसी, खुश खांसी, बुखार, गला खराब, ये उसके और मलेज, जिसमें बड़ा दुखता है, ये उसमें भी था, डेल्टा में भी था, और दूसरी वायरस स्ट्रेन में भी था, इसमें भी वही सिम्टम है। अच्छा। लेकिन जो डिफरेंस है, बुनियादी डिफरेंस है, इसका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जो है वो 5 to 7 डेज है। वो तो 10 से 14 दिन तक चला जाता था, लेकिन हाँ जी, लेकिन ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। मतलब 5 से 7 दिन हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर ये ओमिक्रॉन? मिनिमम 7 डेज। आइडियली तो क्वारंटाइन तब तक करें कि जब आप नेगेटिव हो जाएं, लेकिन इसमें बाद में मालिक में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोविड लाइक सिम्टम है तो आप समझेंगे आपको कोविड है, अपने आप को 5 से 7 दिन आइसोलेट करें, 7 दिन बाद आइसोलेशन ब्रेक करके आप वापस अपने काम पे चले जाएं। लेकिन हमें यहाँ पर ये हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, तो हमें तभी आइसोलेशन ब्रेक करनी है जब हम नेगेटिव हो जाएं, पीसीआर हमारा नेगेटिव हो। अच्छा, लेकिन क्या अब हमारे पास ऐसी एडवांस्ड पीसीआर किट्स मौजूद है कि हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि ये डेल्टा है और ये ओमिक्रॉन है? जी बिल्कुल, जी एडवांस टेक्नोलॉजी जेनेटिक सीक्वेंसिंग कहते हैं इसे, ये तो मौजूद है पंजाब में, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, उसी से हमें पता चलता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। तो अगर ये 5वीं लहर है और कहा जा रहा है कि इसमें और भी, जैसे आपने कहा कि पीक आ सकती है और आने वाली है, तो हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, आप मुझे बताइए उनके ऊपर कितना जो है दबाव पड़ सकता है? देखें, हमारे पास इस वक्त आज के दिन 5580 बेड एलोकेटेड हैं पंजाब में। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल फेज वाइज कैसे इनको अपग्रेड करना है, रैंप अप प्लान बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया है, और उसके मुताबिक अभी तक हमारे टोटल ऑक्यूपेंसी 4% है पंजाब में, जो सिंपल आइसोलेशन बेड्स हैं, और 9% ऑक्यूपेंसी है हाई डिपेंडेंसी यूनिट की, और 7% ऑक्यूपेंसी है आईसीयू बेड्स की। तो अल्लाह का शुक्र है कि बेड्स के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, अद्वियात के लिहाज से, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अलाइड पर्सनल का जो ड्यूटी दोस्तों तक इन प्लेस हैं रैंप अप प्लान के मुताबिक। तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है उसमें कोई कमी नहीं है किसी रिसोर्सेज की, और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और बाकायदा मरासले जारी किए हैं, और हर हफ्ते जाते हैं रिमाइंडर के तौर पर कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए तैयारी में, और मॉनिटरिंग भी हो रही है मुख्तलिफ हॉस्पिटल की, उनको चेक करने के लिए कि आया वाकई सारी सिस्टम चीज़ें इन प्लेस हैं या नहीं। और दूसरा सर, दूसरी तरफ हमने देखा है कि इंतज़ामिया ने नई जो कैंपेन है वेयर मास्क, वो भी शुरू किया है, उसका भी आगाज़ किया है कि हर शहरी को जो है वो मास्क दिया जाएगा, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो हमें बताइए आपको क्या लगता है, ये इस कैंपेन के थ्रू हम काबू पा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये कमिश्नर साहब की काफ़ी एक कोशिश है जो उन्होंने प्रोक्योर भी कर ली है, बाहर से पहुंच भी गए हैं, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज पर हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि मास्क ही वाहिद चीज़ है तमाम SOPs में जो इसकी रैपिड ट्रांसमिशन को रोक सकती है। तो दूसरा मुझे बताइए, अगर लोग अपनी जो है अपना रवैया चेंज नहीं करते, एहतियात नहीं बरतते, तो क्या दोबारा से लॉकडाउन करने के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा या हो सकता है लॉकडाउन? देखिए, बेसिक बुनियादी तौर पर फैसला तो NCOC ने करना है, लेकिन अगर ये शरह बहुत तजावत कर जाती है एक खास हद से, तो फिर डेफिनेटली उसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। देखिए, बाद ममालिक में, चाइना में भी लॉकडाउन हुआ है, तो अगर शरह इसी तेजी से बढ़ती गई और लोगों ने एहतियात ना की, क्योंकि इतना कैजुअल एटीट्यूड है, इतना बाद लोग तो कहते हैं ये है ही नहीं है। लेकिन हम या तो हम उनको ICU में लेके जाएं, देखें कैसे लोग वेंटिलेटर पर हैं, कैसे उनको बाईपैप और CPAP और मास्क लगे हुए हैं, अब वो तो हम उनको दिखाने से रहे, वो भी तो, लेकिन बड़ा कैजुअल सा एटीट्यूड है। अगर उस पर लोगों ने अपना एटीट्यूड ना चेंज किया तो फिर वही स्टेज आ सकती है, अगर खुदा न खास्ता शरह बढ़ती गई तो लॉकडाउन, तो पाबंदी लग सकती है। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान है कोरोना एंड डेंगू सेल के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और कोरोना के हवाले से जनाब हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी नई किस्म है ओमिक्रॉन, वो बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है, और इसका एक ही हल है, या तो आप SOPs का ख्याल रखें, और दूसरा कि आप लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन करवानी है। और जनाब, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात